हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। हम लोगों की जो साइंस का सेशन चल रहा था, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं साउंड के ऊपर जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल वो मैं लेके आऊँगी। तो आज मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, ध्वनि तरंगे कहाँ चल सकती हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, या फिर ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। तो यहाँ पे जो भी हम अपना आंसर देंगे वो ऑप्शन को देखते हुए देंगे, क्योंकि यहाँ पे द्रव की बात नहीं की गई है, जबकि ध्वनि तरंगे आपके द्रव में भी चल सकती हैं। तो ऑप्शन को देख के हम अपना आंसर लगाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, निर्वात में चल सकती हैं। तो निर्वात में ध्वनि की तरंगें नहीं चलती हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ है, ठोस में चल सकती हैं। तो हाँ, ठोस में चल सकती हैं, गैस में भी चल सकती हैं। जबकि चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। तो आपका चौथा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में ध्वनि की तरंगें आपकी चल सकती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रणोदित कंपन या फिर अवमंदित कंपन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अवमंदित कंपन। और यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है स्वरित्र, तो ये स्वरित्र क्या होता है? ये जो स्वरित्र होता है, ये यू आकार की तरह दिखने वाला एक यंत्र होता है। इसका यूज़ हम लोग ध्वनि उत्पन्न, यानी कि जो मानक आवृत्ति की ध्वनि होती हैं उनको पैदा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम लोग संगीत वगैरह में भी करते हैं। तो ये आपका हो गया स्वरित्र। और आपका जो अवमंदित कंपन क्या होता है? जब किसी पिंड या कण पर, मान लीजिए कोई कण है या पिंड है, मान लीजिए ये एक वस्तु या फिर छड़ रखी हुई है, तो इस पर घर्षण जैसे बाह्य बल कार्य कर रहा हो, और इन पिंडों को, मान लीजिए इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं, तो इन पिंडों को, या फिर ये छड़ रखी है, इसको थोड़ा विस्थापित करके, मान लीजिए यहाँ तक विस्थापित करके इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब इसको छोड़ दिया जाता है विस्थापित करके, तो ये बाह्य बल के कारण इनके दोलन का जो आयाम होता है, तो ये जो छड़ है वो इस साइड और इस साइड क्या करेगी? दोलन करेगी। लेकिन समय के साथ इनका आयाम क्या होता है? घटता जाता है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस कंपन को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवमंदित कंपन, यानी कि समय के साथ आयाम का घटना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, सोनार का, रेडार का, लेजर का या फिर मेजर का। तो यहाँ का आपका राइट आंसर है सोनार। इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं। और आपका सोनार का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? एस का होता है, मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और आपका जो सोनार होता है, इसमें किस तरह की तरंगें यूज़ की जाती हैं? तो आपका जो परावैंगनिक किरणें होती, पराश्रव्य किरणें होती हैं, वो यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग जो सोनार है, तो सोनार यंत्र का खोज किसने करी है? तो आपकी यहाँ पे आंसर है पॉल लैगविन। तो पॉल लैगविन ने सोनार का खोज किया है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और यहाँ पे किस तरह की तरंगें यूज़ होती हैं? तो यहाँ पे पराश्रव्य तरंगें यूज़ होती हैं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। दृश्य प्रकाश, अवरक्त एक्स किरणें या फिर गामा किरणें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अवरक्त तरंगे। टेलीविज़न के लिए कौन सी तरंगे? अवरक्त तरंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं, यानी कि पराध्वनिक जो विमान होते हैं वो किस तरह की तरंगे पैदा करते हैं? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। संक्रमण तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ध्वनि बूम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ध्वनि बूम। अब हम लोग ध्वनि बूम समझते हैं कि ध्वनि बूम होता क्या है। मान लीजिए कोई जेट विमान है, ये हमारा विमान हो गया, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि ये जो है ध्वनि करने वाला, ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत है, और इसकी जो भी गति है, गति को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल बी। और जो इससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यानी कि इस जेट विमान से जो भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल वी। तो ये जो जेट विमान है इसकी गति आपकी बी है, और जो इसकी ध्वनि की गति है वो क्या है? स्मॉल वी है। ध्यान से सुनना। तो जब भी कैपिटल वी की वैल्यू स्मॉल वी की वैल्यू से अधिक होती है तो क्या होता है? तो वायु में दाब परिवर्तन होता है, जिससे हमारी क्या, वायु में दाब परिवर्तन के कारण प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। इन्हीं ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि बूम कहते हैं। और इसी जो विमान है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पराध्वनिक विमान। यानी कि जब विमान की गति उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की गति से विमान की गति अधिक होती है, तो उससे किस तरह की तरंग उत्पन्न होती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ध्वनि बूम। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी काल्पनिक पिंड से अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो हाँ, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। घूर्णन, तरंग दैर्घ्य, आयाम या फिर आवेग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आयाम। यानी कि जब कोई पिंड या कण सरल आवर्त गति करता है तो अपनी माध्य स्थिति, या फिर इसको ही हम लोग साम्य स्थिति कहते हैं, साम्य स्थिति से जितना अधिक विस्थापित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। यानी कि अपनी माध्य या साम्य स्थिति से जितना अधिक विस्थापित होगा उसे हम लोग उस कण का आयाम कहते हैं, और इसका मात्रक सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का, 4 ऑप्शन, आयतन कम होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है, क्षेत्रफल कम होता है या फिर आयतन अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्षेत्रफल अधिक होता है। यानी कि जो प्रतिध्वनि होती है वो परावर्तन के कारण ही उत्पन्न होती है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये जब परावर्तक पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल अधिक होता है तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि जो प्रतिध्वनि होती है, जो ध्वनि होती है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? अधिक होती है। तो जितना अधिक पृष्ठ होगा उतनी ही अधिक हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा या फिर चांदी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सिलिकॉन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या फिर बीटा किरणें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है पराबैंगनी किरणें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गामा किरण, यूवी किरण, दृश्य किरण या फिर सूक्ष्म तरंग विकिरण।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सूक्ष्म तरंग विकिरण। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, जीमॉन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, या फिर डी ब्रॉगली प्रभाव, या फिर ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी ब्रॉगली सेकंड डॉपलर का प्रभाव। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि डॉपलर प्रभाव आखिर होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं जब स्रोत और श्रोता दोनों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो तरंग की आवृत्ति बदल जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है और ये रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं, तो और ये यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जब भी जो ट्रेन है, ट्रेन किसकी साइड आ रही है, इस इंसान के साइड आ रही है, तो हॉर्न की जो भी आवृत्ति होगी वो क्या धीरे धीरे बढ़ती है। और जैसे जैसे ट्रेन पास आती जाती है तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है, जब ट्रेन पास आएगी तो उसकी आवृत्ति बढ़ती जाती है। और जब ये ट्रेन आगे निकल जाती है, मान लीजिए यहाँ पे आ गई है ट्रेन, तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में होने वाले इसी अपेक्षित गति के कारण जो भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो आपको डॉपलर प्रभाव समझ में आ गया होगा। और इसकी खोज किसने की है, क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने की हुई है। इसके बाद ये बिग बैंग थ्योरी है, तो ये आपका सिद्धांत किस पे आधारित है, डॉपलर प्रभाव के ऊपर आधारित है। और जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, इसको समझाने में जो स्टीफन हॉकिंग हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनका निधन भी हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 50, 70, 85 या फिर 95। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 95। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की है। 4 ऑप्शन है, बैकरर, रॉयंटजन, मैरी क्यूरी या फिर वॉन लू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रोएंटजन। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है। 4 ऑप्शन, गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें या फिर दृश्य किरणें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एक्स किरणें। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं। तो 4 ऑप्शन है, द्रव्यमान, ध्वनि ऊर्जा या फिर विभवांतर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऊर्जा ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर, 20 किलो हर्ट्ज यहाँ पे आपका है नीचे, 20 किलो हर्ट्ज से नीचे। इसके बाद है 0 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नीला धोता, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड या फिर पारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आयाम कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, तरंगदैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब तरंगदैर्घ्य क्या होती है, मान लीजिए कोई भी आकार है,
कोई आकार की तरंग है तो जितनी दूरी के बाद वह अपनी आपकी उसी आकार की पुनरावृत्ति करती है तो उस दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। मान लीजिए ये है, इस तरह का बना हुआ है, तो ये जो आकार है जब भी ये अपनी उसी आकार को पुनः दोहराएगी तो उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य, यानी कि इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा। और यहाँ पे जो सुरंग है वो, इसको हम लोग सुरंग कहते हैं, और जो नीचे की ओर है इसे हम लोग गर्त कहते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, यानी कि जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। ये यहाँ पे आपका कथन कैसा है, सत्य है। तो कॉस्मिक जो किरणें होती हैं उन्हें हम लोग ब्रह्मांडीय किरणें भी कहते हैं, जो सभी दिशाओं से लगभग प्रकाश से वेग से पृथ्वी पर आने वाले उच्च ऊर्जा आवेशित कणों के प्रवाह होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मिक किरणें कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आती हुई कार की चाल मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है, कौन सी तरंगे डालता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सूक्ष्म तरंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग होता है किस किस में होता है, कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, आपके ये 4 ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त सभी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट या फिर 16.5 मीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 16.5 मीटर, यानी कि परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए, 16.5 मीटर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या होता है। 4 ऑप्शन, 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 45 डेसिबल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है, ताप का, माध्यम का, दाब का या फिर आर्द्रता का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है दाब का, यानी कि ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है, जल में, वायु में, कांच में या फिर ग्लिसरीन में। तो आपका राइट आंसर है कांच में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर दोलन रुक जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, दोलन क्या है, कम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। तो ये आज का हमारा सेशन था। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे ये जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर